हेलो, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज में मैं क्लास 6 की बुक हमारी पृथ्वी पृथ्वी हमारा आवास पृथ्वी हमारा आवास कंप्लीट हो चुकी थी। जियोग्राफी की अब चल रही है हमारे अतीत, भाग फर्स्ट। क्लास 6 की उसके 2 चैप्टर हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने गांव के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं जो जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने में हमारी के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर में लोग का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थल को जो इमारतों और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या इससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया तथा प्राय पश्चिमी घाट भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनी थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार हमारे खूब मजबूत रहे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानघर कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों और कमरे बनाए गए थे।
इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये है मानचित्र 3 उप महाद्वीप के आरंभिक नगर। ये है सिंधु नदी, ये झेलम, चेनाब, रावी, उसके बाद ये हड़प्पा और राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, सोतकाकोह, चंदहुंदड़ो, धोराविला, सुरकोतदा, लोथल। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किया जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। महास्नान गृह। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन में चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिन्हें इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिसके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई पड़ता है? दो अंतर बताओ। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चुनाई। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। वे संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोना चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुंदर देशों की किस्में किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? ये है सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बला नाला। ऊपर एक कुआं। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के
ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीन उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। नगर और नगर शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें यहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। उन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, ये मन के, इनमें से कई कार्निलियत पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। उनमें बीच में छेद किया गया ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धरातल फलक। ये क्या है? पत्थर के धारदार फलक। और नीचे है कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है और उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मन के बना चमकाना या फिर मुहरों पर पिच्चे चिकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का काम हो सकता है। हर विशेष व्यक्ति हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षित हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फैंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई गई जाती थी। इससे बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले तथा हल्के समुद्री रंग होते थे। फैंस के मनके, चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन
बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ियां या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे सिर्फ फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है और हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज से राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, उन चित्रों को देखिए। एक खिलौना है और दूसरा एक मुहर। खिलौना या मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा में लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में तुमने पहियों वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाने, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने बहुत तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर इसे फसलों में सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खंदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। यही धोलावीरा नगर जो 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस तरह इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं।
लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा या मोहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी प्रयोग, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनमें मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखक, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ ये पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इनका इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों और चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अन्यत्र अन्यत्र में है अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इसके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ साथ इनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च की जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल के मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो, और ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या क्या सामान ले, और मोहनजोदड़ो से तुम क्या क्या देखोगे। आओ याद करें, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा के
दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। निम्नलिखित को सम्मिलित करो। हड़प्पा के बारे में जानो। ये उपयोगी शब्द: नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ खत्म। थैंक यू।